जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लोग ईज़ी हैं ना, वो अपना माइक ऑन रखें और लड़के अपनी वीडियो भी अगर बेशक ऑन कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नहीं तो माइक ऑन करके फिर एंड में मैं क्वेश्चन्स का जब कहूँगा तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन्स कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ क्योंकि यहाँ पे नए लोग आ गए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम उसामा अली है। मैं एक ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली कासिम अली शाह फाउंडेशन से है। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ वहाँ से। और इस वक्त मुझे बुलाया गया है वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करने के लिए कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम किस तरह कर सकते हैं इन पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर। और हमारे हालात बड़े ही जो है आजकल नाजुक हैं। तो सबसे पहले तो आप सबसे एक सवाल है कि व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन टू द वर्ड सारा, यानी जब सारा वर्ड आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के जहन में क्या आता है? बस ये सारा लड़की नहीं है, क्योंकि मेरे टीचर ने जब मुझसे सवाल किया था तो मेरे जहन में मेरी 2 क्लास की क्लास फेलो आई थी, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहूँ ये लड़की नहीं है। लेकिन वर्ड सारा सुन के आपके जहन में क्या आता है? कोई बता दे। आई एम वेरी शॉक्ड दैट आपने कहा कि सारा। मेरा मानने के था कि आप होल वर्ल्ड कहोगे। आपके जहन में होल वर्ड क्या आ रहा है सारा सुन के? सारा नहीं, जब आप बात कर रहे थे मेरे माइंड में होल वर्ड आया था, सारा नहीं आया था। जब आपने सारा कहा ना, उसकी बात पर कर रहा हूँ। अच्छा, जी, लेकिन सारा वर्ड सुन के क्या आता है? सारा वर्ड, वर्ड सारा, SARA। पूरी दुनिया। और कोई? जैन, अब्दुल वासे, हैदर में से कोई भी अगर बताना चाहे तो वो बता सकता है। सारा जब आपने बोला था तब तो आया नहीं हम्म। था, आई थी, लेकिन वैसे इसका मतलब तो तमाम ही उर्दू में तमाम, पूरा, सारा। अच्छा चलो, बिफोर कमिंग टू दिस वर्ड मैं थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक बात करता चलूं कि इंसान ना 3 निशानियां होती हैं इंसान के, यानी 3 लेवल्स होते हैं अक्लमंद होने के लिए। सबसे पहला लेवल ये होता है कि एक शख्स कोई गलती करता है और उससे नहीं सीखता, वो बिल्कुल अक्लमंद शख्स नहीं होता। दूसरा शख्स वो होता है जो गलती करता है और सीख जाता है, वो थोड़ा सा अक्लमंद होता है, क्योंकि वो अपनी जब गलती कर रहा होता है ना, वो सीख जाता है, फौरन सीख जाता है कि अच्छा ये आइंदा नहीं मैंने काम करना। लेकिन इसके तीसरे नंबर पे वो शख्स होता है जो दूसरों की गलतियां देख के ना खुद सीख रहा होता है। ये सबसे अक्लमंद इंसान होता है। तो मेरे मेंटोर ने, मैं आज सुबह सुबह ही सीख के आया हूँ, तो मेरे मेंटोर ने जब मुझे ये बताया वर्ड सारा, तो मैं भी बड़ा शौक था ये सुन के। सारा के एस का मतलब होता है शॉक, ए का मतलब होता है एंगर, आर का मतलब होता है रिजेक्शन, और जो लास्ट है उसका मतलब है एक्सेप्टेंस। अब हम इसको यूं देखते हैं कि हम इस वर्ड को इससे किस तरह रिलेट कर सकते हैं जो पेंडेमिक का मामला जो चल रहा है। यानी हमारे ऊपर एक अचानक एक हालात आ गए कि सब कुछ बंद हो गया, हमें घर में रहना पड़ रहा है। पहले तो हमें बिलीव नहीं होता ना ये कि हमें घर में बैठ के काम करना पड़ेगा। जिस तरह बहुत अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे प्रोफेशनल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ना इस तरह काम नहीं करना, हमें बेशक बुला लो, कोरोना होता है हो जाए, लेकिन हम घर में बैठ के काम नहीं करेंगे। तो अगर एस मीन शॉक, यानी हम सबसे पहले ना शॉक में आए जब हमें पता चला कि पाकिस्तान में कोरोना का शुरू हो गया। हम शॉक में आ गए कि अच्छा ये यहाँ पे हो गया, अब सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, यार हम कब से घर में बैठे हुए, अब हमें घर में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हमारे जेहन में ना आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्शन आना शुरू हो जाती है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खोलो सब कुछ, हमें जाना ही जाना है। और हम एक जो है ना गुस्सा भी करते हैं और अगले के आगे ना रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं कि यार हम नहीं मानेंगे कुछ भी। और उसके बाद जो लास्ट फेज होता है वो एक्सेप्टेंस के, रिजेक्शन के बाद ना आपको यकीन होना शुरू हो जाता है अच्छा सारी दुनिया इस तर्ज पे चल रही है, तो अब मान लो यही हमारी एक्सेप्टेंस का फेज है। तो इससे सारा कंप्लीट होती है कि शॉक, एंगर, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। तो जितना जल्दी अगर हम एक्सेप्टेंस की फेज पे अगर चले जाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब एक्सेप्टेंस के बाद सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि हम अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव किस तरह बना सकते हैं। मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखाऊं, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा था स्लाइड्स दिखाना,
तो मैंने अपने साथ कुछ चीजें लिख ली हैं, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा कि अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव किस तरह हुआ जाए और वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि जरूरी हैं आपके करने के लिए। सबसे पहले तो एक चीज है कि इंसान का एक दायरा होता है, यानी एक दायरे से बाहर जो चीज हो रही है वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, जो दायरे के अंदर जो चीज हो रही होती है ना वो उसके कंट्रोल में होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब बाहर जो चीज हो रही है आपका उसके ऊपर इख्तियार नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनल सतह पे आप अपने आप को किस तरह डील करते हैं, किस तरह आप अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सब कुछ आपके इख्तियार में। तो जो चीज हमारे इख्तियार में होती है वो हमारा दायरा होता है, और कोई भी चीज अगर हमारे दायरे से बाहर निकल जाए तो उस पर परेशान नहीं होना होता। और सबसे तेज शख्स वही होता है जो अपने दायरे को बड़ा करना सीखता है, जो अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच से बड़ा सीखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शख्स अपनी सोच और अपनी फीलिंग से बड़ा सोचता है वो शर्फ रखता है, और जो शर्फ रखता है वो अशरफ होता है। अब अगर हम देखें तो कई लोगों को ना इश्क में नाकामी होती है, कई लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है, इससे क्या होता है कि दिल टूटता है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आपने खुद अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मारी हुई होती है। लेकिन ये वाला एक ऐसा फेज आ गया कि जिसके अंदर आपने खुद पे कुल्हाड़ी भी नहीं मारी और आपका कुछ बस भी नहीं चला। यानी मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने रिसेंटली कुछ लोगों को हायर करने की कोशिश की और ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मार्केट से प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे थे। तो ये चीज थी कि हमारे इख्तियार में नहीं थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाकया बताता चलूं कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ना अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, लेकिन हम ये जो है सुनते हैं कि हमारे लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हर क्राइसिस एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, लेकिन ये कैसे है कि हर क्राइसिस जो है एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। एक वाकया जो मेरे ही उस्ताद ने मुझे बताया कि जो सबसे पहला शख्स था जब उसने माउंट एवरेस्ट सर किया, अकेले सर किया, तो उसे अवार्ड के लिए बुलाया गया कि हम इस शख्स को अवार्ड देंगे, इसने इतनी बड़ी सतह पे जो है अकेले ये काम किया, अकेले उसे कॉन्कर किया। तो जब उससे बुलाया गया तो स्टेज शो में जब वो आया तो उसके आगे आगे एक कुत्ता था और वो शख्स अंधा था, यानी कुत्ता उसको लीड कर रहा था। और उस शख्स ने स्टेज पे आके सिर्फ एक ही बात की कि आप वो लोग ये कहते हैं कि जो आप देखते हैं आप वो बिलीव करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप बिलीव करते हैं वो आप देखते हैं। यानी इन दोनों में फर्क है। एक वो चीज है कि आप देख के बिलीव कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप है और मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो लैपटॉप है ये एग्जैक्टली यहाँ पे मौजूद है, यानी मुझे जो चीज नजर आ रही है ना यही चीज ओरिजिनल है। लेकिन बिलीविंग इज सीइंग, यानी वो शख्स ये कहता है कि मुझे नजर नहीं आता, एक से कुत्ता उसे आम जिंदगी में लीड करता है और वो उसने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। तो इस केस से हम ये ले सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम अपने आप को जो है बहुत जल्दी मोल्ड अप करें, हम बहुत जल्दी जो है अपने आप को पुट टुगेदर कर लें। इस मामले में एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन आ रहा है अपडेशन का। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है। जैन भाई खुद स्पीकर हैं और हम यानी हमारे भी मेंटोर्स में से कुछ टॉपिक्स के हद तक तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम को किस तरह प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है और किस तरह घर से बैठे हुए काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज आती है कि हम वर्क फ्रॉम होम से के लिए हमें जो है कुछ चीजों में हमें टूल्स भी आने चाहिए, हमें अपने से रिलेटेड भी मैनेज करना आना चाहिए। तो अपने से रिलेटेड हम अपने आप को मैनेज किस तरह करेंगे, उसके अलोंग एक ROI वर्ड यूज होता है जिसे हम यूजुअली आम जुबान में ये समझते हैं कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर ये बात करेंगे कि वो रिटर्न ऑन इम्पैक्ट है। यानी आपका रिटर्न ऑन इम्पैक्ट क्या होता है? आपका रिटर्न ऑन इम्पैक्ट 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहली चीज होती है कनेक्शन, यानी अगर आपने वर्क फ्रॉम होम अगर करना है और आप चाहते हैं कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएं, तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कनेक्शन आपके चाहे प्रोफेशनल हो या चाहे वो पर्सनल कनेक्शंस हो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आपने कनेक्शंस अपने कैसे ठीक करने हैं, यानी रिटर्न ऑन इम्पैक्ट का ये सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन। आपने अपने कनेक्शंस कैसे ठीक करने हैं? सबसे पहली चीज कि हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि
हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम फैमिली के पास बैठना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी का काम सीखना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक बहाना होता है कि हम 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब हम कर रहे हैं, तो हमारे पास वक्त नहीं है। या हम सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं 8 बजे, शाम को 5 बजे हम वापस आते हैं, तो हम उसके बाद अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 से 5 या फिर 9 से 6 का जो टाइम है, ये तकरीबन हमारे पास 8 से 9 घंटे। इन 8 से 9 घंटों को अगर हम 24 घंटे पे, यानी 24 घंटे से माइनस कर दें और 6 घंटे आप सोने के लिए रख दें, तो उसके बाद भी कई सारे घंटे आपके पास बचते हैं। यानी जब भी मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने आप को किस तरह मैनेज करता हूं, तो मैं उन्हें ये बताता होता हूं कि मेरे 24 घंटे की घड़ी में ना बहुत सारे घंटे हैं। तो इसलिए हर घंटे को अगर आप प्रोडक्टिवली अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई जिंदगी के ऊपर जो है रिटर्न ऑन इम्पैक्ट होगा। अब रिटर्न ऑन इम्पैक्ट का सबसे पहला स्टेप कनेक्शन। कनेक्शन कैसे ठीक करने? फैमिली, फ्रेंड्स, आपके जो कस्टमर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं या फिर आपके जो क्लास फेलोज हैं, आपने उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस के अंदर है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं बंद हो गए। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो आप सोच रहे थे कि आपको साल 2 साल या 5 साल 10 साल बाद जो कंपेटिटर्स जो लोग आपके बनेंगे, आपको फिर उसके बाद एक नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारे लोग नीचे आ गए, एक जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने कनेक्शंस बिल्ड कीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी किस हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी सेंस एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपका एक स्किल लेवल हो सकता है, आपकी मर्जी का कोई चैनल हो सकता है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप उसके लिए वॉलंटियर करें। यानी कम्युनिटी सेंस आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो मुझसे बहुत सारी एनजीओ कांटेक्ट करती हैं कि आप हमें ग्राफिकल कंटेंट बना देंगे, हम आपको पे नहीं कर सकते। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैं कर दूंगा। इस तरह क्या होता है कि आपके स्किल्स भी रिफाइन होते हैं। दूसरा, आपकी कम्युनिटी के अंदर ना आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं बहुत ज्यादा। और जब कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, कल को यही कनेक्शंस आपको मदद भी देंगे। यानी फॉर एग्जांपल, आप अपनी अगर कंपनी को बिल्टअप करते हैं, तो उस कंपनी के अलोंग क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई एनजीओ अटैच है, तो एनजीओ कहेगी कि अच्छा, ये जो है ना प्रोबोनो केसेस हमारे साथ करते रहते हैं, फ्री में केसेस हमारे साथ करते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक बड़ा स्टेप लेने के लिए आपको अपनी जिंदगी में ना एक बड़ा हिस्सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर किसी का कोई सवाल हो या इस तरह, तो वो बीच में मुझे बेशक रोक सकता है। इसके बाद तीसरी चीज है आरओआई की, यानी रिटर्न ऑन इम्पैक्ट की, क्रिएटिविटी। यानी वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिएटिविटी एक शख्स की हो। क्रिएटिविटी किस हद तक कि यानी मैं अपने आप के, यानी मेरा कोई भी स्किल है, मैं नई से नई चीजें करने की कोशिश करूं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आर्ट्स का शौक है, तो मैं वीडियोग्राफी की तरफ जाना शुरू हो जाऊं, मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं, मैं एनिमेशन सीखूं। मुझे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखूं कि मैं कोई ऐसे टूल्स बना लूं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते। यानी एक्सपेरिमेंटेशन अपने साथ, क्योंकि ये जो टाइम है आपको अपने साथ जो मिल गया है, ये जाया नहीं जाएगा अगर आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। यानी अक्सर लोग ऐसे होते थे कि उन्हें कंप्लेन्स होती थी मुझसे कि मैं ना मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। यानी मैं रात को जाके सोने से पहले 10 मिनट बस देखता होता था कि मुझे कितने मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे कितनी ईमेल्स आई हुई हैं। लेकिन अब लंबा टाइम है, यानी मैंने अपने आप को इस तरह एक टाइम अलॉट कर दिया कि जो कोरोना पेशेंट्स जो हैं, बेसिकली उन कोरोना पेशेंट्स जो आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें किसी किस्म की अगर हेल्प की जरूरत है, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। तो उनके साथ लंबी लंबी बात हो जाती है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप अपने साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ टूल्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के। यानी एक तो ये चीज है कि आपने अपने आप के अंदर प्रोडक्टिविटी किस तरह लानी है, लेकिन एक चीज ये है कि आपके टूल्स यूज करना आने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में हैं, आप फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की टीम में हैं, या आप डेवलपमेंट की टीम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, कोई भी टीम है, आपको किसी ना किसी टूल पे काम करना पड़ता है अल्टीमेटली। जिस तरह उस टूल के ऊपर काम आना चाहिए, इसी तरह आपके जो है प्रोडक्टिविटी के टूल्स भी होते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रोडक्टिविटी का टूल क्या होता है? आपके करीब के लोग या आपके दोस्त कह सकते हैं, या सबसे पहले यानी आपका अगर एक दोस्त आपको ये कह रहा है कि यार ये शख्स बड़ी मेहनत करता है, ठीक है, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि टूल्स आपके किस तरह ठीक होने चाहिए। एक शख्स है जो आपको बड़ी आपकी तारीफ करता है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत करता है सारा दिन, और आप बाद में जाके वो देखते हैं कि वो शख्स स्क्रू ड्राइवर से ना दरख्त काट रहा है। तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि यार ये तो तुमने
गलत टूल यूज कर लिया ना, फिर आप एक शख्स के पास जाते हैं जो आपका दोस्त है, आप उसे भी यही कहते हैं कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो है उसे आप आरी से दरख्त काटते हुए देखते हैं, जब आप शाम को आते हैं तो देखते हैं उसका दरख्त ही नहीं काटा हुआ, आपको पता चलता है कि उसकी आरी तेज ही नहीं थी। तो ये भी एक टूल का ठीक होना और एक टूल का यूज करना आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ टूल्स जो कि ये है कि आपने अपने आप को शार्प करना है, मैं आपको बताता चलूं कि अच्छा, तो टूल्स की बात आ जाती है। अब टूल्स क्या हैं जो हमारी बेसिकली मीटिंग्स में या इस तरह हम अगर कोई किसी किस्म का नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि इस वक्त आप फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए, आप फाइवर पे काम करें, आप अपवर्क पे काम करें, अगर नहीं काम होता आप एक्सपेरिमेंट्स करें अपने साथ। तो इसी तरह आपके कनेक्शंस बिल्ट अप करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिस तरह सबसे पहला टूल ये कि आपको अभी जूम का पता है कि जूम के ऊपर मीटिंग्स हो जाती हैं, इसी तरह गूगल हैंग आउट्स हैं जिसके ऊपर आप टीम बिल्ट अप कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह स्लैक के नाम से है जहां पे आप अपने टैग्स ऐड कर सकते हैं, आप उन टैग्स के ऊपर बात कर सकते हैं। यानी व्हाट्सएप के अंदर तो ऐसा होता है ना कि ग्रुप के अंदर किसी ने एक बात छेड़ दी, वो बात सारी की सारी चेंज हो जाती है, लेकिन स्लैक के अंदर आप टैग्स ऐड कर सकते हैं ताकि बात मुद्दे से कोई ना हटे। तो उस मुद्दे से अगर किसी को नहीं हटाना, इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं। इसी तरह एक इंसान के लिए ना अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए भी टूल्स होते हैं। यानी हम सबसे पहला टूल ये है कि हमारे लिए मिट्टी में मिलना बहुत जरूरी है। हम ना हर चीज में ऊंची चीज को टारगेट कर रहे होते हैं कि यार मुझे डबल कैबिन चाहिए, मुझे प्राडो चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, 10,000, 20,000, 30,000। हम बहुत जल्दी ना बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बिल्टअप करना शुरू कर देते हैं। तो हमें छोटे टारगेट्स बिल्टअप करके बड़े टारगेट से पे जाना है। एक शख्स का असल जो होता है वो अपनी मिट्टी से होता है, यानी एक शख्स मिट्टी से ही बना है, उसने मिट्टी में ही लौटना है, लेकिन वो दरमियान में भी अगर अपनी मिट्टी की पहचान अगर रखता है ना, तो उसके लिए लोगों से कनेक्ट करना, अपने आप को बेहतर करना आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं तो एक चीज ये कहता होता हूं कि हमें बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ जो है टाइम को मैनेज करें। यानी मैं अगर इस हैदर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपका माइक नहीं चल रहा, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं बात कर रहा था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर कि आपका दिल और दिमाग अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपका दिल और दिमाग अलाइंड नहीं है तो बहुत बड़े चांसेस हैं, आप कंपनी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना रोबोट बन गए। यानी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली जो होते हैं वो दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहे होते हैं, बाद में जाते हैं हमें ना फैमिली पसंद आ रही होती है ना हमें जो है घर वाले पसंद आ रहे होते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना बहुत जरूरी है, यानी हमारे लिए ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम में हम ये काम कर सकते हैं कि अगर आप लेट काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप 8 के बजाय 10 बजे काम शुरू करें, 2 घंटे काम करें, 1 घंटा ब्रेक करें, उस 1 घंटे के अंदर आप नमाज पढ़ लें, खाना खा लें, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कोर्स करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर 2 घंटे काम करें, फिर 1 घंटा ब्रेक करें। मेरा ख्याल है कि दिन में 4 घंटे आपके लिए अगर आप काम कर लेते हैं ना, ये आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह हम बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसका बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी स्किन के साथ। यानी आप अगर मेंटली अलाइंड हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप अपनी स्किन, यानी अक्सर हम लोग देखते हैं कि खुशबाश रह रहे होते हैं ना, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है। अक्सर लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्किन मुरझाई भी होती है। ये वही वजह होती है कि आपकी जो मेंटली आप अवेयर हैं, यानी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनली काम करने के लिए या फिर आपको पर्सनल लेवल पे काम करने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए जो आपका दिल कर रहा है। अगर तो कोई ऐसा काम है जिसमें आपका दिल नहीं कर रहा तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक इंसान की स्किन के ऊपर ना बहुत सारे सेल्स होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है कि हमारी जो स्किन है, एक स्किन की टिप के ऊपर, या अगर हम एक पेंसिल की निप अगर ले लें, पेंसिल की निप के ऊपर इंसानी 10,000 सेल्स आ सकते हैं।
और 10,000 सेल्स के अंदर आपके तकरीबन हर सेल के अंदर डीएनए होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी की एक एक चीज एनकोडेड होती है। ये हैदर का मुझे मैसेज आया कि किसी का भी अगर मीटिंग एंड हो जाए या ड्रॉप हो जाए तो मीटिंग लिंक उसने ऐड कर दिया है, वो उस पर क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये शफल हो रहा है और वो वापस उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में या मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो दोबारा ज्वाइन करने के लिए यहीं पे उसने लिंक दे दिया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मेंटल हेल्थ की, तो हम इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि इमोशन इंसान के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इमोशन का अगर आप ई हटा देना तो इट कम्स आउट एज मोशन, यानी इमोशन आपके मोशन या फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम में ना हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, हमने सिर्फ अपनी लाइफ को ना प्रोफेशनली साउंड बनाना है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जो ट्रेनर्स हैं, अब जिस तरह मुझे पता है कि इस वक्त मेरे सामने जो है ना वर्चुअली ऑडियंस मौजूद है, अब मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है इस तरह इंटरेक्ट करने में ना, लेकिन ये अब एक सिचुएशन ऐसी हो गई जो कि हमारे हाथ में नहीं थी। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें सिर्फ प्रोफेशनली साउंड नहीं होना, हमें अपना जो है पर्सनली साउंड भी होना है। तो इमोशन और मोशन किस तरह बनाने हैं कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी जो है अच्छा करना है, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे काम करना है, एक्सरसाइज करनी है। इसके ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आप प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर जाके एक्सरसाइजेस की एप्लीकेशन देख सकते हैं, यानी वो पुशअप, स्क्वाट्स और इस तरह की चीजें आपको बता रहे होते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो आपने टूल्स का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। इसके साथ साथ कि आपको अपनी जिंदगी के ऊपर से ना थोड़ा कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। अब वो कंट्रोल किस तरह छोड़ना है, यानी जिस तरह मैंने आगाज में बात की ना कि हमारा एक दायरा होता है, हर शख्स का एक दायरा होता है, दायरे से बाहर जो चीज हो रही है वो आपके इख्तियार में नहीं है। एक दायरे के अंदर रह के आपने जो काम करना है वो आपके इख्तियार में है। अब दायरा कहां से होता है, यानी आपकी पर्सनल एक्सेस। ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई, ये आपके इख्तियार में नहीं थी, लेकिन अपने आप को पर्सनली मोल्ड करना, आपके पर्सनल काम करना, ये आपके इख्तियार में है, ये आपका दायरा है। अब इस दायरे के अंदर आपने काम करना है। इसी तरह इमोशन से रिलेटेड अगर मैं और बात करूं तो एक मूवी है इनसाइड आउट, जो कि एक चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर है। उसके 5 इमोशंस दिखाए गए हैं कि वो अपने इमोशंस को किस तरह डील करता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो जरूर देखें वो वाली मूवी, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आपके इमोशंस किस तरह काम करते हैं और आपने किस तरह उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, ये 40 मिनट पूरे होते ही ये लिंक जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने रीज्वाइन करना है जो नया लिंक हैदर ने भेजा है उसके थ्रू। अच्छा, अब बात आती है कि यानी एक्सेप्टेंस के ऊपर। जिस तरह मैंने बात की ना इनिशियली वर्ड सारा के ऊपर, कि सारा के 4 अल्फाबेट्स, एस फॉर शॉक, ए फॉर एंगर, आर फॉर रिजेक्शन, ए फॉर एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्टेंस वाले फेज तक पहुंचने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी मैं अपने एक्सेप्टेंस के फेज तक पहुंच गया हूं, लेकिन शुरू में मेरे साथ भी यही था कि सबसे पहले शॉक आया कि यार ये क्या हो गया, अचानक यूनिवर्सिटी बंद हो गई, अब सारा कुछ जो है ना काम रुक गया, हम कोई अपने ऊपर ना मेहनत नहीं कर सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि क्या यार हम घर में मौजूद हैं, और घर वालों को भी फिर बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार ये शख्स पागल हुआ है, इसको तो हमने हैंडल करना ही करना है। फिर रिजेक्शन के एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये हमारे ऊपर हालात नहीं थे, हमने ये अभी भी हालात कोई नहीं है। यानी हम अगर बाहर निकल के देखें तो इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे जो रिजेक्शन या डिनाइल के फेज के ऊपर हैं, वो बाहर निकले, वो कह रहे हैं कोई कोरोना नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन बहुत जल्दी है कि आप लास्ट फेज यानी एक्सेप्टेंस पे पहुंच जाए। इससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम होगा। यानी कहते हैं ना कि आपका रियल प्रेजेंट वो है जो आपका प्रेजेंट है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारा रियल प्रेजेंट वो नहीं है जो हमारा प्रेजेंट है। तो हम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे अपने ऊपर कंट्रोल आने के लिए भी ना हमारे पास 3 चीजें, 3 इसे ये कह सकते हैं कि 3 टिप्स हैं, जो मैं 3 टिप्स आप लोगों को देने लगा हूं
कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहली चीज हमारी जो कंट्रोलिंग के अंदर आती है बॉडी, यानी आपकी बॉडी किस तरह कंट्रोल होनी चाहिए, आपकी बॉडी का इस्तेमाल बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेनिंग यूं दे रहा होता कि मैं कुर्सी के ऊपर यूं करके मैं बैठा हूं और मैं आप लोगों से बात अगर मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को होता है कि यार ये कितना डिसिप्लिन से फारिग आदमी है और ये जो है इसे किसी किस्म का बात करने की तमीज नहीं है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता, मैं बहुत ज्यादा रेस्ट वाली फेज में चला जाता। तो अपनी बॉडी का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी का डिसिप्लिन आप कैसे कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ, दूसरा फिजिकल हेल्थ, यानी फिजिकली आप एक्टिविटीज अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपना स्टेमिना बढ़ाएं, और जब काम का टाइम है तो डिसिप्लिन्ड होके बैठें। दूसरी चीज ये कि अपना वर्क स्पेस अलग रखें, क्योंकि आपकी बॉडी का जो अटेंशन है या डिसिप्लिन होना है, बेसिकली वो आपके वर्क स्पेस से भी मैटर कर रहा होता है। यानी हमारे घर घर के अंदर ना हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीछे मेरा बिस्तरा है ना, तो अब मैं रोज जब भी कमरे के अंदर आता हूँ तो सबसे पहले मेरा दिल होता है कि यार मैं छलांग मार के ना लेट जाऊं इसके ऊपर। या फिर हमारे घर में एक जगह ऐसी होती है जिधर हमने बैठ के ना खाना खाना होता है, तो हमारी इमोशंस उधर अटैच्ड होते हैं कि यार बस अब हम इधर बैठेंगे ना तो अब हम खाना ही खाएंगे। या फिर एक लिविंग रूम है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा है अब यहाँ पे ना हमारे घर वाले बैठते हैं, तो अब हमारी फीलिंग ये है कि अब हम सारे ना बातें करेंगे, जबकि आज के दौर में वो भी सारे फोन के ऊपर गुजार देते होते हैं एक ही जगह पे बैठ के। तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल, यानी जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी स्किन के साथ अटैच्ड होता है टोटली, यानी आपकी सेंसेस जो हैं वो टोटली आपके ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं। आपका ब्रेन अगर ठीक है, आपकी सेंसेस ठीक है। यानी आपको कभी भी अगर सेंसेस अपनी फील कर सकते हैं कि आप टच करें, आपको टच करके फील हो रहा है, किसी गर्म चीज को टच करते हैं, गर्म चीज फील हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी सेंसेस और आपका ब्रेन सही काम कर रहा है। दूसरी चीज, जो दूसरी टिप है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, वो है फोकस। यानी हमारा फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस आपके इख्तियार में, यानी मैं अब सारों को एक दफा ये कहूंगा कि आप लोग अपना ना माइक अनम्यूट कर दीजिए। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ फोकस के ऊपर ना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। काइंडली जो जो लोग सुन रहे हैं वो माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा, अब आपने ये करना है कि एक दफा ना आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं और आप ये देखें कि आपके कमरे में या आपके लिविंग रूम के अंदर ग्रीन चीज क्या है। सारी ग्रीन चीजें आपने ऑब्जर्व करके ना आंखें बंद कर लेनी है। आपने नोट कर लिया होगा। अब आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप लोगों को पता चल गया कि आपके कमरे में ग्रीन चीजें कितनी हैं या क्या क्या ग्रीन चीजें मौजूद हैं। अब आप लोगों ने आंखें बंद करते हुए सोचना है और इधर उधर नहीं देखना, और ये बताना है कि आपके कमरे में ब्लू चीजें आपने ग्रीन ऑब्जर्व करते हुए क्या क्या देखा। तो मैं पूछना चाहूंगा अब सारों से कि आप लोगों ने ग्रीन तो ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन आंखें बंद करके आपकी नजर में ब्लू चीजें कितनी आई? जैन भाई, आप बताना चाहेंगे? अ, दो चीजें ब्लू दो जो ब्लू आई। while I was observing green, उसमें एक ये नीले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ मेरे टेबल पे, एक सही मेरे सही पास स्प्रे है क्योंकि मुझे काम करते हुए मच्छर बहुत काटते हैं। सही सही। सॉरी, तीन चीजें एंड आई हैव दिस थर्ड मास्क जो बिल्कुल मेरे लाइन ऑफ साइट में मौजूद है इस वक्त। अदर देन दैट ब्लू चीजें, नाउ इफ आई स्टार्ट लुकिंग अराउंड तो काफी सारी ग्रीन से ज्यादा हैं, बट सही आई डिडंट नोटिस देम बिकॉज़ माय फोकस वाज ऑन ग्रीन एट दैट टाइम। सही सही। और कोई? अली रजा। मेरे पास ये रजिस्टर के ऊपर ग्रीन, रजिस्टर के ऊपर ब्लू पेन था, वो नजर आया। और एक सामने भतीजे का जो कार्टन था दूध का, ब्लू कलर का, वो पड़ा हुआ था। अच्छा, और बाकी कोई मुझे बताना चाहे, शेयर करना चाहे? अब्दुल वास्ते या कोई भी है, जितने IEEE के मेंबर्स मौजूद हैं, इनमें से कोई भी अगर कोई बात शेयर करना चाहे कि ग्रीन ऑब्जर्व करते हुए आपने कितने ब्लू ऑब्जर्व किए। बाद में देख के नहीं बताना, ये रूल है। मैंने 2 ऑब्जर्व किए। ठीक हो गया। और कोई? Aman, can you hear me? जी जी।
आई ऑब्जर्व 3 ग्रीन और उसके साथ मैंने ब्लू 2-3 थे लेकिन मुझे एक याद रहा। सही। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ना एक लॉजिक इसमें समझ आ गई होगी कि फोकस ना हमारे इख्तियार में होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका फोकस ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। यानी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ ग्रीन ही फोकस किया, उन्होंने देखा नहीं होगा कि हमारा कितना जो है कमरे में ब्लू चीजें मौजूद हैं या रेड चीजें मौजूद हैं, हम ये चीजें फोकस नहीं करते। तो इसका मतलब है कि फोकस ना हमारे इख्तियार में होता है। हम अगर अपने फोकस को साउंड बना लें तो इसका काफी हद तक चांसेस होते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ना प्रोडक्टिविटी ले आए। अगर हम अपने फोकस को शार्प नहीं करते तो हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम जो है एक ही चीज में फंसे रह जाते हैं। यानी अक्सर लोगों से आप बात करें तो अक्सर लोग होते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर ना वो एक ही फेज के ऊपर रह रहे होते हैं। जैसे जॉब कर रहे हो तो जॉब करने वाले लोगों को अगर आप ये कहें ना कि यार तुम्हें 40 साल हो गए एक ही जॉब करते हुए, एक ही कांस्टेंट पे लेते हुए, क्योंकि अगर वो 20 साल पहले अगर 20,000 ले रहा था और वो आज के दौर में भी अगर 20,000 पे ले रहे हैं तो यकीनन उसकी आज के दौर में गुजारा नहीं हो रहा। तो वो शख्स फिर अपने फोकस को इंप्रूव नहीं कर रहा कि यार मेरे लिए ना बाहर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, मैं और जगहों से अपने आप को ना और साउंड बना के मैं अपने ऊपर मेहनत करके मैं इस 20,000 से ऊपर जाके मैं अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी तैयार कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना कि हर क्राइसिस एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, हमें वो चीज नजर नहीं आ रही होती। वो नजर कब आएगी? जब आप अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब अक्सर ये होता है कि फोकस करते करते ना हम लोग हमारा फोकस डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है कि यानी हमें पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा यार मुझे फलाने टाइम पे तो मेरे अब्बू ने मारा था। तो बस फिर आप उधर देख के ना सारा दिन आप दिन के 24 घंटे सड़े बैठे रहेंगे। आपके घर वाले भी पूछते रहेंगे और आप घर वालों से नाराज रहेंगे कि फलाने टाइम ना मैं 6 साल का था, मेरे अब्बू ने मुझे मारा था, अब मैं 24 का हो गया हूं लेकिन मैं उस बात पे नाराज हूं। तो हमारा जब फोकस डाउनवर्ड जा रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उस डाउनवर्ड जाने वाली चीज को एड्रेस करना है। यानी हम नोट करें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये एक डिप्रेशन के लिए भी टिप है, क्योंकि अक्सर लोग ना कोरोना के दौरान या पेंडेमिक के दौरान घरों में मौजूद हैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा गुस्सा किस चीज पे। तो जब आपका गुस्सा है या आप डाउनवर्ड फील करें, आप अपनी चीज को नोट करें कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर एक चीज आप नोट कर लेते हैं तो उसे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको जाके बताएं कि यार आपकी तरह से ना मुझे ये चीज है बहुत ज्यादा पिंच कर रही है, तो काइंडली अगर आप इस मामले को थोड़ा सा यूं कर लें, ये ना कहेंगे तुम गलत हो, तुम ये हो वो, अगले को भी डिप्रेशन में ना भेज दें, लेकिन ये है कि अगले के साथ अगर आप एड्रेस करें, उसे हम्बली बताएं कि यार तुम अगर अपनी ये चीज थोड़ी सी बेहतर कर लो ना तो मैं फिर तुम्हारे साथ बड़े आसानी से लेके चल सकता हूँ चीजों को। तो उस चीज को एड्रेस करें। अगर आप किसी चीज को लिख लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को नहीं लिख सकते, कोई चीज आपको नहीं पता, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें डिप्रेशन हो रहा है, आगे से पूछते हैं किस चीज का, वो कहते हैं नहीं पता। उनको एक दिन देते हैं कि यार चेक करके बताओ। आमना आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन वाले लोगों को ये कहते हैं ना कि यार तुम अपनी वो चीजें लिखो जिसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो तुम्हें वो लिख लेते हो तो फिर हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। तो वो लोग आगे से जवाब में ये कहते हैं कि यार हमें तो नहीं पता कि हम किस चीज से डिप्रेशन में, लेकिन हम डिप्रेशन में। तो एक चीज जो आप एड्रेस नहीं कर सकते या जिसके ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते ना, वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, यानी वो चीज आपके इख्तियार से बाहर है। तो उस चीज के ऊपर कोई गम नहीं करना होता, फिर आपको प्रोफेशनल से पूछना चाहिए कि आप उस चीज को कैसे डील करें। यानी ये बात मैं रिपीट करूंगा, अगर कोई नोट करना चाहता है तो बेशक नोट भी कर ले कि एक चीज जो आप जिससे एड्रेस नहीं कर सकते या जिसके ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते, वो चीज आपके दायरे से बाहर है। उसके ऊपर परेशान होकर या उसके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं होती। हमें दायरे के अंदर वाली चीजों के ऊपर फोकस करना है। इसी तरह आप जिस चीज को भी नोटिस करते हैं या जिस चीज को भी फोकस करते हैं, आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोकस कर रहा हूं कि यार मेरी कमीज थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो मैं अपनी कमीज को जाके मैं बदल सकता हूं। इसी तरह हम प्रोफेशनली अगर ये देख रहे हैं ना कि यार मैं इस चीज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, मेरा काम ना यूं मैं क्रिएटिव बना सकता हूं, तो इसका मतलब है आप उस फील्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़हन में नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ऐसी फील्ड के ऊपर हाथ मारते हैं, एक जगह नुकसान हो गया ना तो बार बार बदलने की सोचते हैं कि यार मैं इधर फेल हो गया हूं ना, मैं इधर से दोबारा नए सिरे से एक नई फील्ड में जाके
तैयारी करूं, और वो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो फील्ड भी उनकी नहीं होती। तो जिस चीज के ऊपर वो बड़े लेवल पे फोकस नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे वो नहीं सोच सकते, तो वो फील्ड ना उनके लिए बनी हुई होती है, ना वो उस फील्ड के अंदर कुछ बदल सकते हैं। इसी तरह जो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर भी अगर आप कोई चीज अगर फोकस कर सकते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जिस चीज को आपने अपने कंट्रोल, यानी जो शुरू में मैंने आपको बताया, तीसरी टिप, पहली क्या थी? बॉडी, दूसरी क्या थी? फोकस, तीसरी टिप है लैंग्वेज। यानी अपने अपनी जो है लैंग्वेज को ठीक रखना है, यानी अपने लिए लिमिटेड जुबान ना इस्तेमाल करें। यानी अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया हूं, मेरे लिए ना बहुत ज्यादा ये टफ थी असाइनमेंट, मुझे इतनी मुश्किल हो रही है ना ये असाइनमेंट सॉल्व करने में कि कोई हद ही नहीं, या मैं मुश्किल में पड़ गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, तबाह हो गया। ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यानी अपनी लैंग्वेज को ना थोड़ा सा ब्रॉड बनाएं। ये कह सकते हैं कि यार मेरी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, अगर हम अपने वर्ड्स को थोड़ा सा प्रॉपर बना लें, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर गालिबन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का कंपैरिजन अगर किया जाए तो मोर देन 50% वर्ड्स हैं जो नेगेटिविटी को जो है डिफाइन करते हैं, और लेस देन 50% वर्ड्स हैं जो पॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो हम अगर अपनी जुबान उन 40% में से सोच लें या लेस देन 50% में से सोच लें, तो बेहतर है कि हम अपने आप को इस तरह साउंड बना सकते हैं। इसके साथ साथ यह है कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे होते हैं तो अपनी लैंग्वेज को बड़ा फॉर्मल बनाइए। जिस तरह आप जो है किसी दोस्त के साथ तू करके या तुम करके बात कर रहे होते हैं, फॉर्मली यूं नहीं कर रहे होते। तो अब जिस तरह डिजिटल जमाना आता जा रहा है बहुत सारा, तो हम अब ईमेल वाले दौर से भी निकल के हम टोटली जो है डिजिटल मीटिंग्स के ऊपर आते जा रहे हैं। यानी हम अगले से टाइम लेते हैं, हम अगले को टाइम देते हैं कि यार आप फलाने टाइम पे हमें बता दीजिए, हम आपके साथ मीटिंग कर लेंगे। जब हम उसे टाइम देते हैं लाइव मीटिंग के अंदर, हमने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। अब जिस तरह वर्क फ्रॉम होम की हम शुरू से बात कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। अब हम टोटली जो है ना वर्क फ्रॉम होम के ऊपर आ गए कि वर्क फ्रॉम होम क्यों जरूरी है। ये सिर्फ आज के दौर में नहीं शुरू हुआ। स्टैट्स बताते हैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2005 से लेके जो है 140% का इंक्रीज आया है। यानी हमने 100% तो सोच सकते हैं, लेकिन 140% का इंक्रीज आया वर्क फ्रॉम होम का, कि यानी हम जो है बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वो करीब बैठ के बिना स्काइप पे या फिर टीम्स के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं, या फिर जूम मीटिंग्स हो गई, या उनका कोई अपना मीटिंग चैनल बना हुआ होता है जो कि इसी तरह जीरा होता है जो कि मीटिंग्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो वो करीब बैठ के भी करीब से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में सबसे पहले ये ट्रेंड आया कि हमने ना वर्क फ्रॉम होम करना है। अब जब एक शख्स ऑफिस नहीं जा रहा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो ऑफिस वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो किराया भी दे रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी उठा रहे हैं, जो जिसको हम ये कहते हैं कि ये ड्रेनेज है आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर ना, सारी की सारी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, आपके सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, और आपने एक अलग से अपने प्रॉफिट के अंदर से खर्चा देना है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें और आप उतना ही बजट अगर सेव कर लें तो आप लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क फ्रॉम होम को कंसिडर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी हम ये रिसेंटली देख रहे थे कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमें ना डिजिटल क्लासेस नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल था, यानी मैंने अपना ये पर्सपेक्टिव पोर्ट्रे किया था, उन स्टूडेंट्स से भी डायरेक्ट बात हुई थी जो एचईसी के आगे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि आप अपने सोल्यूशंस तो दीजिए ना, कि आपकी डिमांड क्या है। यानी हमारे साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट में जो ट्राइबल एरियाज से ऑनलाइन आते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए। अब वो क्या सोल्यूशन डिमांड करें कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हम फैसिलिटी दे सकते हैं, उसके बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमें तो ये चीज छोड़नी है, तो फिर हम उसके अंदर अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह वर्क फ्रॉम होम, यानी अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इस वक्त मौजूद हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ ही जाएंगे ज्यादातर, क्योंकि अब जो चीज पेंडेमिक के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज एक्सेप्ट कर ली जाती है ना, वो बाद में भी चलती रहती है। यानी क्राइसिस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। आप जब उस अपॉर्चुनिटी को लेके चलते हैं ना, वो बाद के लिए भी फायदेमंद होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए जरूरी है।
दूसरे में स्टैट में आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में 16% कंपनीज ऐसी हैं जो कंप्लीटली रिमोटली काम कर रही हैं, यानी उनके कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, उनकी कोई फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटीज में मिसाल लें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो 2002 या 2003 से काम कर रही है इसके ऊपर, स्टूडेंट्स को वर्चुअली पढ़ा रही है, वर्चुअली उनके एग्जाम्स होते हैं, वर्चुअली उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, सब कुछ उनका वर्चुअली चल रहा है। तो एक यानी नॉन फिजिकल इंटरफेरेंस है, घर में बैठे हुए सुकून में बैठे हुए सब कुछ हो जाता है। अब आसानी क्या है, यानी अगर मैं इसमें छोटी सी एग्जांपल अगर अपनी दे दूं, मैंने ये वेबिनार करना था, अब अगर मेरा सेमिनार जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर होता था, ठीक है, मुझे उधर ये आसानी तो थी कि मैं लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। इधर ये है कि मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग जो है मेरी बातों के साथ अलाइंड हैं या कितनी बातों के साथ मेरी कितनी बातें गौर से सुन रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पे ये बता सकता हूँ कि मुझे कितनी आसानी थी कि मैं तकरीबन 15 मिनट पहले तैयार होकर बैठा, नहीं तो वैसे क्या होता था कि घंटा पहले आप उस जगह पे जाने के लिए निकल जाएं ताकि आप 15 मिनट पहले पहुंचे, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी की निशानी होती है आपका टाइम का पाबंद होना। यही है कि मैं किसी शख्स को अगर मैं 8 बजे का टाइम दे रहा हूँ कि मैंने तुमसे 8 बजे मिलना है और आप 8:02 पे भी अगर मिलते हैं तो आप उस शख्स को ये बता रहे हैं कि यार मैं तुमसे मिलने के लिए ना क्रेडिबल नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलने के लायक नहीं हूँ। तो आपने अपना टाइम यानी जो टाइम मैनेज है वो भी सही तरीके से करना है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि 77% जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो बिलीव करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम या फिर एजुकेशन फ्रॉम होम जो है ना हमारी जनरली जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकती है। हमें ये बजाहिर तो अचानक एक चीज अगर हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर दी जाए ना, वही बात यानी सारा वाली बात कि जो चीज सारा को कंप्लीट करती है, एस फॉर शॉक, ए फॉर एंगर, आर फॉर यानी मना कर देना, रेजिस्टेंस, और उसके बाद ए फॉर एक्सेप्टेंस। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम शॉक में गए, उसके बाद हमने क्या किया, एंगर में आ गए। मैं फिर से एक्सप्लेन करता चलूं क्योंकि नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो एस फॉर शॉक का क्या मतलब हुआ कि जब कोरोना आया तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा शॉक में चले गए कि यार ये हमारे मुल्क में ना एक नई चीज आ गई है। फिर हमने क्या किया कि हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि ये चीज एक जरूरत से ज्यादा नहीं चल सकती। फिर आर फॉर रिजेक्शन हुआ कि यार कोरोना है ही नहीं, जिस तरह आजकल लोग रिजेक्शन के फेज के अंदर चल रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाती है कि अच्छा अब इसी तरह जिंदगी गुजारना सीखनी है। जिस तरह टर्की ने अभी रिसेंटली ऐलान किया कि हम इसी तरह जिंदगी गुजारना सीखेंगे, हमें अपने आप को मोल्ड करना है। तो 77% प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि आपका वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम होम जो है आपका, ये ज्यादा प्रोडक्टिव है, आपकी ज्यादा हेल्थियर लाइफ जीने में जो है आपको मदद देता है। बाकी मैं अपनी बात को जो है कंक्लूड करूंगा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है 5 चीजें ऐसी हैं जो कि मैं बताता होता हूं कि वो 5 चीजें ना आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करनी है। मतलब कि उन 5 चीजों के लिए अगर आप वो 5 चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आपके लिए वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 1 चीज कि आपने अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट करना है। जिस तरह शुरू में बताया कि बिस्तरे के साथ आपकी एक अलग फीलिंग मौजूद है कि आपने सोना है, डाइनिंग टेबल के साथ आपकी फीलिंग मौजूद है कि आपने वहां पे बैठ के खाना खाना है, लिविंग एरिया में अपने फैमिली से बात करनी है। इसी तरह जो आपका पर्सनल वर्क स्पेस होता है, जो वहां पे बैठेंगे आपकी फीलिंग उधर से अटैच हो जाएगी कि अच्छा मैंने इधर बैठ के मैंने काम ही करना है। इसके साथ नंबर 2 चीज कि बी असर्टिव। इसके लिए इसका क्या मतलब है कि अपने लिए खड़ा होना सीखिए। अब अपने लिए खड़ा होना किस तरह सीखिए कि अब जिस तरह अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि यार मैं काम कर रहा होता हूँ, मेरे घर वाले ना मुझे फौरन आवाजें देना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने घर वालों को ये बताएं कि यार ये मेरे काम का टाइम है, मैं इस टाइम पे नहीं अवेलेबल हो सकता। जिस तरह मैं ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में मैं काम करता था, इसी तरह ये वो टाइम मेरे वर्क के लिए एक डेडिकेटेड है, इस टाइम पे आप लोग मुझसे काम नहीं करा सकते। इसी तरह अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि यार मैं अपने लिए एक वर्क स्पेस नहीं बना सकता, यानी मैं अपने घर वालों से जाके क्या मैं ये बात करूंगा मुझे वर्क स्पेस चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो वही बात है क्रिएटिविटी। आप अपने रूम के अंदर एक सेपरेट कॉर्नर बना सकते हैं अपने वर्क स्पेस के लिए, ताकि आप उस पर बैठ के काम करें, अपनी फीलिंग्स को डाइवर्ट करना है। तो बी असर्टिव, अपने लिए खड़ा होना सीखिए। दूसरा ये कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है। अक्सर ये होता है कि हम लोग अभी घरों में मौजूद है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि
बिला वजह फेसबुक यूज करेंगे, बिला वजह इंस्टाग्राम यूज करेंगे, काम करते करते ना हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना शुरू कर देंगे, लोगों से बातें शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको जो है ब्रेक्स चाहिए होती हैं, लेकिन जो काम का टाइम है वो टोटली काम के लिए डेडिकेटेड है। दूसरा ये काम के अलावा भी लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि आपने उसी तरह 8 घंटे काम करना है या 8 घंटे ही आपने पढ़ाई करनी है, जिस तरह अक्सर जो है लोगों को कहा जा रहा होता है। तो अब प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। यानी मैं अगर आप लोगों को एक टेबल जल्दी से एक छोटा सा बना के दिखा दूं, मुझे कोई अगर फीडबैक ये दे दे कि अगर आप लोगों को मिरर्ड नहीं नजर आ रहा, तो मैं आप लोगों को ये चीज बताता चलूं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। ये एक 4 क्वाड्रेंट्स है, सॉरी एक क्वाड्रेंट है जिसके 4 पार्ट्स हैं, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। आप लोगों को ये सीधा नजर आ रहा है, कहीं मिरर्ड तो नहीं नजर आ रहा? बता दे। मेरा ठीक है, हाँ, like one was on the left side, मेरा लेफ्ट था स्क्रीन पे। Two अच्छा, was on- यानी Q1 की साइड पे नजर आ रहा था। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो आपका Q1 होता है ना, बेसिकली Q1 आपका होता है, आप लोगों को अर्जेंट सीधा नजर आ रहा है, मिरर्ड नजर आ रहा है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट? सीधा नजर आ रहा है। सीधा नजर आ रहा है। अच्छा, Q1 जो क्वाड्रेंट होता है आपका, ये अर्जेंट भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आपकी जिंदगी के अंदर मसला होता है, Q1 सबसे फजूल क्वाड्रेंट, Q1 और Q2 Q4 जो है ये सबसे फजूल क्वाड्रेंट माने जा रहे होते हैं। यानी एक चीज अगर अर्जेंट भी हो गई, इंपॉर्टेंट भी हो गई, तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। एक चीज अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज आपने छोड़ देनी है। यानी अक्सर हम लोग ये कह रहे होते हैं ना कि यार हमने फेसबुक पे वीडियो देखनी है, और आपने अपने लिए ना वो टाइम रखा हुआ ही है कि आपने वीडियो देखनी है। ठीक है, ये आपने एक अर्जेंसी मचा दी कि यार बस अभी के अभी ना मैंने वीडियो देखनी है, देखनी है, देखनी है, देखनी है। लेकिन उस अर्जेंसी का नुकसान क्या है कि आपकी बहुत सारी ना फिर जो टाइम जाया होगा, आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जाया हो जाएंगी। तो Q1 के अंदर यह होता है कि आपकी जो चीजें अर्जेंट है वो इंपॉर्टेंट भी हैं। इसकी मिसाल क्या ली जा सकती है, जैसे नमाज। अगर आप नमाज टाइम पे नहीं पढ़ रहे, आप डिले कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कजा के करीब जाते जाते क्या होगा कि अब आपको ये होगा कि यार मेरी नमाज कजा हो रही है, मुझे अब पढ़नी है। अब क्या, नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब टाइम जा रहा है, आपने उसी टाइम पे पढ़नी है, वो एक अर्जेंसी भी मच गई है। अब इसमें Q2 के अंदर क्या होता है, Q2 के अंदर चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो अर्जेंट नहीं होती। यानी अब जिस तरह मिसाल ली जाए नमाज की ही, अगर नमाज का टाइम हो रहा है और आप उसी वक्त नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो आप अर्जेंट के उस पोर्शन से निकल गए, आपने इंपॉर्टेंट काम कर लिया। इसी तरह Q3 होता है जो आपका अर्जेंट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर नमाज कजा हो गई है, ठीक है, तो अब पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अगली नमाज का वक्त आ गया है, अब वो वाली नमाज पढ़ें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुरानी नमाज के लिए आपके लिए अर्जेंसी अभी तक मौजूद है, आप अगर छोड़ देंगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, तो उस अर्जेंसी वाले फैक्टर को आपने जिंदगी से खत्म करना है। चौथी चीज क्या होती है कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो वाला फैक्टर यानी Q4 हमारे लिए क्या नुकसान पैदा करता है, यानी जैसे हम लोग YouTube के ऊपर टाइम जाया कर रहे होते हैं। YouTube ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए अर्जेंट है। हम इस चीज को Q2 के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। यानी हम अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हम YouTube पे कुछ लगा लिया, कोई लेक्चर लगा लिया, कोई आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, नाशीद सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, वो आपने हेडफोन्स में लगा लिया, आपने जेब में फोन डाला, आप उसके साथ Q2 की एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये काम गाने सुनने में, कुछ सुनने में या कोई वीडियोस देखने में अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तो आपका टाइम कहीं और यूज हो सकता था। जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना कि मेरी 24 घंटे की घड़ी में पूरे 24 घंटे मौजूद है, यानी बहुत सारे घंटे हैं। अक्सर लोग ये बताते हैं कि हमारे 8 घंटे के बाद टाइम नहीं बचता। 8 घंटे हमने यूनिवर्सिटी से गुजार के आए, 6 घंटे हमने सोना होता है, तो उसके बाद के जो घंटे हैं भाई, उनमें आप क्या कर रहे हैं, वो जाया हो रहे हैं ना। तो वो जो जाया हो रहे हैं, वो जाया होने से बचाना है, वो आपकी जिंदगी की अपनी प्रोडक्टिविटी है। इसके साथ साथ जो चौथा पॉइंट है, पहली चीज क्या थी कि आपका अपना वर्क स्पेस होना चाहिए वर्क फ्रॉम होम के लिए। दूसरा क्या, आपने असर्टिवनेस अपने अंदर लानी है। तीसरा, प्रायोरिटाइज करनी है।
चौथा क्या कि कम्युनिकेट विद टीम्स, यानी आप टीम्स बनाएं। अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में ना लोग अपनी टीम्स नहीं बनाते, टीम्स में काम नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त सारे लोग घर में आ गए। अब जिस तरह ये था कि आज मुझे स्टार्टिंग में ना बड़ा डर था कि मेरा वेबिनार है, पहला वेबिनार है, मैं किस तरह कंडक्ट करूंगा। मैंने अपने टीचर्स को कॉल की कि मैं क्या बोलूं इसके अंदर, मैं किस तरह लोगों को बात करूं। तो ये मेरे लिए पहले नहीं था, पहले मैं एक प्लानिंग करता था। अब ये हुआ कि मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जिस तरह आप लोगों के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, आपके कनेक्शन ज्यादा होते जाएंगे। जब आपके कनेक्शन ज्यादा होंगे, पेंडेमिक वाला टाइम खत्म होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब कनेक्शन के लिए सबसे ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स कौन से? प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास लिंक्डइन है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि गूगल हैंगआउट है। इसके अलावा जूम मीटिंग्स हैं, टीम्स हैं। अपनी टीम्स बनाए, छोटी छोटी टीम्स बनाए, दोस्तों की टीम्स बना लीजिए बेशक, और उनके साथ आइडियाज डिस्कस कीजिए। जब भी आप आइडिया डिस्कस करते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं, आप अपना सर्कल एक्सपैंड करते हैं। तो अपने सर्कल को जब आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। और ये सब कुछ आपने करना है फोकस के साथ। जो आखिरी टिप है वो टिप है मेरी पसंदीदा टिप, कि आपने ब्रेक्स लेनी है। यानी अगर आप 50 मिनट काम करते हैं, 15 मिनट ब्रेक लीजिए, या आप 2 घंटे काम कर रहे हैं, आप घंटा ब्रेक लीजिए। ये आप इस तरह वर्क फ्रॉम होम को अपने प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर तो आप ब्रेक्स नहीं लेते तो वो बड़ा नुकसान हो जाता है उसके अंदर। यानी अक्सर लोग ना रोबोट बन जाते हैं। जिस तरह मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप की थी ना, तो मुझे मैं जिससे भी कोई सवाल करता था जाके, तो मुझे बस जवाब मिलता था ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो मुझे पता चला कि ये ना वक्त के साथ जरूरत से ज्यादा काम करते करते ना ये सारे रोबोट बन गए। मैंने एक बंदे से, जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा भी कि यार मुझे ये बताओ कि तुम जब भी मैं तुमसे सवाल करता हूँ तो तुम आगे से मुझे ये हूं हाँ करके जवाब दे देते हो, और जबकि उसका जवाब बड़ा लंबा बन रहा होता है और तुम बात बस खत्म कर देते हो। कहता मेरे पास उस बात का जवाब ही नहीं होता। मैं सिर्फ ये काम जानता हूँ जो मैं इस वक्त लैपटॉप पे बैठ के कर रहा हूँ, या मैं अपने काम के साथ जितना मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं सिर्फ वो काम जानता हूँ। उसके अलावा मुझे किसी काम से कंसर्न नहीं है। तो याद रखें कि जो जंगें होती है ना, वो दिमाग में जीती जाती हैं, वो मैदानों में बाद में जीती जाती हैं। अगर आप दिमाग में एक जंग जीत जाते हैं ना, तो वो बाद में जाके फिर आप मैदान में जीतते हैं। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ना एक फिजिकल जंग से दे देता हूँ कि सल्जूक एम्पायर के जो बानी थे अल्परसलान, जिनका आजकल नाम बड़ा टीवी पे बड़ा मशहूर होता है, एक सीजन आ रहा है एर्तुगरुल गाजी वाला, अक्सर लोगों ने देखा होगा। तो अल्परसलान का असली नाम जो था वो था दाऊद बिन चागरी। ये गुलाम थे और ये सल्जूक एम्पायर इन्होंने आगाज किया, ये उसके सुल्तान बन गए। बाद में जाके इन्हीं से जो है वो मुस्लिम एम्पायर खड़ी हो गई, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। इनका बहुत छोटा सा लश्कर था, और इनकी जिस लश्कर के साथ जंग थी वो इतना बड़ा था कि उनके सामने इनका लश्कर में चूंटियों के बराबर लगता था। कि छोटे छोटे लोग थे, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर छुपे हुए थे, और ये देख रहे थे कि बस फौज आई जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इनका एक वजीर आया और इनके वजीर ने आके इन्हें कहा कि सुल्तान, हम इनसे जंग कैसे लड़ेंगे? यानी ये तो इतने सारे लोग हैं, ये तो हमें चूंटियों की तरह दबा के चले जाएंगे। वो कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, तुम्हें ये टेंशन है कि हम इनसे जंग कैसे लड़ेंगे, मुझे ये टेंशन है इतने सारों को दफनाएंगे किधर। तो जो जंग होती है ना वो जहन में जीती जाती है, और ये तारीख ने रिकॉर्ड किया कि वो जंग वो जीत गए, और एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा वो कैप्चर करने में कामयाब हो गए उसके बाद। तो आपकी जो जिंदगी है या आपका जो भी बिजनेस है, आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, आप जिस चीज को दिमाग में सोच लेते हैं या इस चीज के ऊपर सोचते हैं कि आप उसे बदल सकते हैं, तो फिर दर हकीकत आप बदल सकते हैं। जिस तरह रूमी कहता है ना कि तुम जो सोचते हो तुम दर हकीकत वही चीज हो, उसके अलावा तो तुम्हारे पास सिर्फ हड्डियां और गोश्त का लोथड़ है। तो जो तुम सोच रहे हो वो तुम वही चीज हो। उसके अलावा तुम अगर नहीं सोच सकते, तुम एक पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, जिस चीज पे तुम उंगली नहीं रख सकते, तुम उस चीज को बदल भी नहीं सकते। इसी तरह आखिर में मैं एक बात करता चलूंगा कि जो भी आप बिजनेस में या लाइफ में ना, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि आप वो चीज हमें मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं। तो याद रखें कि आपको कभी वो चीज नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हैं, आपको हमेशा नेगोशिएट करना पड़ता है। हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हम ना एक लीडिंग फेज में पहुंच जाए, हमें फौरन जो है ना कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाए, हमें फौरन जो है ना टीम का लीडर बना दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं होता।
आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करके आपने लड़ना पड़ता है अपने काम के लिए, नेगोशिएट करना पड़ता है कि यार मुझे ये काम भी आता है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला टाइम है इसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। यूट्यूब है, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, हमारे पास एक और है, लिंडा है साइट। ठीक है, थोड़ी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आपको घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज सीखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे स्किल सीखने को मिल जाते हैं। लिंडा के ऊपर सिर्फ आपके आईटी से रिलेटेड कोर्सेज नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ डेवलपमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन है टाइम लेंडर्स, वो भी इस वक्त करा रहे हैं और उनके भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है जिंदगी में, अल्टीमेट विजन बनाएं, उस अल्टीमेट विजन के अकॉर्डिंग काम करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन छोटे छोटे गोल्स के ऊपर काम करें। इसी तरह अगर गोल्स के ऊपर अगर आपने काम करना है तो अपनी टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। टाइम लेंडर्स वालों ने ही मुझे भी ये बात बताई कि अपनी 5 किस्म की टू डू लिस्ट बनाए। सबसे पहली ये चीज मास्टर टू डू लिस्ट, यानी उसके अंदर जो आपके साल से बड़े का जो विजन है ना, जो आपने काम अचीव करना है, वो आप उस मास्टर टू डू लिस्ट के अंदर लिखेंगे। एक डायरी रख लें, एक कोई बड़ा रजिस्टर रख लें जिसके अंदर आप मास्टर टू डू लिस्ट बनाएं और उसके अंदर लिखें कि मैंने 1 साल या 2 साल के अंदर ना मैंने ये काम करना है। इसके बाद नंबर 2 पे आपके पास चीज होगी जो है करंट ईयर टू डू लिस्ट, यानी जो मौजूदा साल का जो टू डू लिस्ट है ना, आपने वो तैयार करना है कि यार ये जो मैंने वादे हैं, ये वाले जो मेरे गोल्स हैं, ये मैंने इस साल में मैंने पूरे करने ही करने हैं। अगर अक्सर मैंने एक जगह ना ये बात पहले की, तो एक बंदा कहता है कि दरमियान में जिंदगी चली गई तो फिर हम उस लिखे हुए का क्या करेंगे। तो मैं ये बताता होता हूँ कि वो लिखा हुआ ना आप छोड़ के जाइएगा, बाद में अगर किसी ने आपके ऊपर बायोग्राफी अगर लिखती हुई तो इंशाल्लाह वो काम आएगा उनके लिए भी। लेकिन अपने साल के ना वादे आप जरूर लिखेंगे, मैंने ये वादे अपने साथ जो किए हैं मैंने पूरे करने। इसके बाद आपने जो तीसरी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है वो है मंथली टू डू लिस्ट, जो आप हर मंथ में अपडेट करेंगे कि मैंने इस मंथ में ये वादे मैंने पूरे करने ही करने हैं। इसके बाद जो चौथी टू डू लिस्ट है वो है वीकली टू डू लिस्ट, कि यार जो चीजें मैंने आज के दिन नहीं पूरी करनी वो इस हफ्ते में पूरी करनी है, या मंथ के अंदर हमारी जो 4 टू डू लिस्ट बनेंगी, हमने इनमें से एक हफ्ते में यानी ये वाला हफ्ता हमने इसमें ये चीजें पूरी करनी ही करनी है। इसके बाद जो आखिरी टू डू लिस्ट बनती है वो टुडे टू डू लिस्ट बनती है, यानी आज जो सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक या रात को 12 बजे तक जो वादे मैंने अपने साथ पूरे करने वो करने। अब चाहे क्यामत आ जाए, वो वादे आपने अपने आज के दिन ही पूरे करने। अगर आप अपने साथ किया हुआ कमिटमेंट अगर पूरा नहीं कर सकते ना, तो आप फिर बाहर की चीजें नहीं बदल सकते, आपने वो कमिटमेंट पूरा करना है। और जो चीज आपको पता है, यानी इंसान को पता होता है कि यार ये काम मैं आज नहीं कर सकता, वो और इस वीक में करना लाजमी है, तो वो वीकली टू डू लिस्ट में डालें। इसी तरह हर चीज पे क्वेश्चन करें कि ये मैं काम कब तक कर सकता हूँ। अपना एक अल्टीमेट विजन बनाएं, यानी आप अपने आप को अगले 2 साल में 5 साल में कहां देखते हैं। क्योंकि एक इंसान के ना मेच्योरिटी के 3 लेवल होते हैं। एक सबसे पहला उसका होता है विजन, दूसरे लेवल पे उसकी होती है कॉम्पिटेंस, और तीसरे लेवल पे उसके होते हैं कैरेक्टर ट्रेट्स। तो मेच्योरिटी के अंदर एक शख्स का सबसे पहले अगर विजन आ रहा है, अगर एक शख्स का विजन नहीं है, इसका मतलब है वो शख्स मेच्योर नहीं है। अक्सर कंपनीज इंटरव्यू के अंदर ये पूछती हैं कि आपके लाइफ का विजन क्या है, आप अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में कहां देखते हैं। फिर इसके बाद कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस के लिए आप कॉम्पिटेंस अपनी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस के लिए भी 3 चीजें, आप अपनी एबिलिटीज, नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। हम इसके ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तीसरी ये चीज है हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स, कि हम कैरेक्टर ट्रेट्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक शख्स के अंदर विजन भी उसने अपना डिफाइन किया हुआ है, वो कॉम्पिटेंट भी है और उसके कैरेक्टर ट्रेट्स भी अच्छे हैं, इसका मतलब है वो मैच्योर है, वो दूसरे को बर्दाश्त करना जानता है, वो अपने आप को दूसरे से बर्दाश्त करवाना भी जानता है। यानी ये बात बड़ी लोगों को मुश्किल लगती है कि दूसरों से खुद को बर्दाश्त करवाना किस तरह है, कि आप कभी कुछ चीजों में अगले का गुस्सा बर्दाश्त कर लें, कुछ चीजों में जो है अगली कुछ अपनी सख्त चीजें अगलों से मनवा लें। तो ये चीजें हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें हमारा सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन अपने आप को मैनेज जरूर कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को जो है साउंड रखिए, अपने आप को साउंड रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल रखिए और नई से नई चीजें सीखें। चाहे ये वैसे तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद है, उन्हें बताना चाहता हूँ शुरू में 2 घंटे देना आसान नहीं होता, तो आप 10 मिनट दे लें। यानी आपने कोई कोर्स अगर शुरू किया है
तो आप 10 मिनट की वीडियो देखें, आप स्टॉप करें, आपने कहीं और जाना है, कंप्यूटर को हाइबरनेट करें और चले जाएं, वापस आए, वहीं से शुरू करें और सीखें, लेकिन ब्रेक्स के साथ साथ टाइम टोटल डेडिकेट भी करें। तो अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो जरूर पूछ सकता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछें जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, बाकी छोड़ें। यार मैं अपने अगले 5 साल में जो है पाकिस्तान के बड़े एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर्स में खुद को देखता हूँ। पक्का नहीं इस बात पे? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देने वाला है, अगर कोई मिसहैप हो गया तो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपने बनाए हुए गोल्स के मुताबिक चल रहा हूँ। चलो इंशाल्लाह देखेंगे। और बहरहाल जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? इतनी लंबी तूने तकदीर झाड़ी है, अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? अपनी जिंदगी के बारे में बस गोल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? सॉरी, मैंने कहा इन चीजों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है या नहीं कर रहा? यार मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपको ना एक चीज दिखा भी देता हूँ कि ये टाइम लेंडर्स वाले ना ये चीज कहते हैं कि आप एक छोटी सी ना अपने साथ नोटबुक रखें, ठीक है। यानी जैसे मैंने टू डू लिस्ट की बात की ना, मैं डेली इस तरह की मैंने 2-3 डायरीज रखी हुई है जिसके अंदर ना मैं ये चीजें लिख रहा होता हूँ। एक है टू डू लिस्ट की डायरी है कि मैंने यार ये आज का काम करना ही करना है, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये आजकल के क्राइसिस के दिनों में ना वो काम दिन का इतनी जल्दी पूरा हो जाता है कि वो बाकी टाइम मेरा जाया जा रहा होता है। तो मैं इसलिए अपना टाइम ना थोड़ा सा Q4 में यानी जाया करने में भी लगा लेता हूँ। लेकिन मैं खैर ये चीज शेयर करता चलूं कि इसे टाइम लेंडर्स वाले नाम देते हैं जीके बुक का, और मैंने 2 किस्म की जीके बुक रखी है। वो जो इस चीज को नाम देते हैं वो है गेट कीपर बुक, ठीक है। आपने जो काम करना है या आपको कोई काम कहता है, आपने सीधा इसके अंदर लिखना है गेट कीपर बुक के अंदर कि आपने ये काम करना ही करना है, ताकि आप भूल ना जाएं। अपने दिमाग के अंदर कोई चीज नहीं रखनी। अगर आप दिमाग के अंदर चीजें फिल करते रहेंगे ना डायरी की तरह, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस डायरी के अंदर चीजें लिखें, और उसके बाद जो है अपने दिमाग के ऊपर छोड़ दें, बार बार खोल खोल के देखते रहें कि अच्छा मेरा ये काम रहता है। दूसरी जो जीके बुक मैंने रखी हुई है, उसे ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, उसे मैं कहता हूँ गुड नॉलेज बुक। यानी मुझे किसी शख्स से, मुझे मेरे किसी स्टूडेंट से, या मुझे मेरे किसी क्लास फेलो से या टीचर से या किसी दोस्त से सीखने को मिल जाए, मैं कोई भी नई चीज होगी ना मैं उसके ऊपर लिख लूंगा। और मैं रोज रात को, यानी जिस दिन लिखा है उस दिन रात को सोने से पहले और हर महीने एक दफा मैं उससे जरूर देखता हूं कि उससे हमें लर्निंग क्या मिल रही है। तो पता चलता है कि एक वो जो लाइन थी ना वो कई सारे मीनिंग्स दे रही थी। तो वो मेरी लाइफ में प्रोडक्टिव बिहेवियर अपनाने के लिए ना मुझे बहुत मदद देती है। तो और कोई सवाल हो तो मुझे जरूर आप लोग बताएं। नहीं सर थैंक यू, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल और किसी का? और किसी का कोई सवाल हो? जैन भाई आप कुछ कहना चाहें? नहीं यार, you pretty much summed it well, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। very informative things as well। मैंने कुछ चीजें नोट भी की हैं जिस पे मैं शायद खुद एक सेशन बिल्डअप करूं, so thank you so much for that। provided कि तुम उसके कॉपीराइट्स मुझे दे दो, ये ना जी जी आपके पास फुल इख्तियार है। असल में मुझे इनिशियली स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरा ये आज पहला वेबिनार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिड में जाके मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। हाँ देखो, जब आप इन पर्सन होते हो तो द कनेक्शन यू बिल्ड इज इजी, इट्स इंस्टेंट, और वो एक डिफरेंट फील है। यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज आपने अपने अल्फाज से काबू करना है। वहां पर आप जो है अपने जेस्चर से या अपने प्रेजेंस से, अपने ऑरा से कर सकते हो हैंडल, लेकिन यहाँ पर योर कंटेंट जिसने एंगेज करना होता है, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन माशाल्लाह यू डिड इट प्रीटी वेल। थैंक यू सो मच। मेरा तो असल में मसला भी है ना कि मैं अपने सेशंस के अंदर यूजुअली ये काम कराता हूँ कि लोगों से फिजिकल एक्टिविटीज, यानी वो पेपर एक्टिविटीज। अक्सर अभी हो सकता है कि अगर हमारा ये सेशन किसी ऑडिटोरियम में हो रहा होता तो मैं ये सारों से छलांगे भी लगवा रहा होता कि यार छलांगे लगाओ, और उसकी भी कोई ना कोई चीज निकल आती, क्योंकि वो जब आप फिजिकली अवेलेबल होते हैं ना तो ज़हन में नई से नई चीजें आ जाती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं चीज तैयार किए बगैर जा रहा होता हूँ क्योंकि वो उस चीज में मैं बड़ा फ्लुएंट हो गया हूँ।
लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत कुछ ना लिखना पड़ा। मैं चाह रहा था शुरू में ना कि मुझे स्लाइड्स में दिखा दूं लोगों को, लेकिन स्लाइड्स दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। मैं कहा ठीक है, फिर मैं ही नजर आता हूँ, मैं ही बोलता रहूंगा। It was nice. It was nice. Good job. थैंक यू सो मच। तो और कोई सवाल हो या कोई और मुझे फीडबैक देना चाहे, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करते हैं फिर। अच्छा उसामा या भाई, जी जी सर मेरा एक सवाल है। जी जी शुजा बात कर रहा हूँ। ऑफ द जी टॉपिक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जी अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, ये जो चल रही है हमारे गोल्स, जैसे हमारे बहुत सारे यूथ ने अपना गोल सेट किए हुए हैं, और जैसा कि आपने न्यूज में सुना हो कि ये बिल गेट्स कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी किस्म की, जो एक माइक्रो नैनो चिप है जो विच कैन नॉट बी सीन विद अ ह्यूमन आई। तो वो अगर लेट सपोज अगर हाँ हम में भी एंटर होगी खुदा ना खास्ता, तो सॉरी, तो क्या हम अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर सकेंगे, या हमें उसके मुताबिक उनके इशारों पे चलना पड़ेगा? इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे, ये क्या सीन है? या ये वैसे तो बहुत ज्यादा ऑफ द टॉपिक हो गए, लेकिन हाँ ये है कि मैं खुद इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं जब तक मेरी किसी चीज के ऊपर मैं कोई स्टडी पूरी तरह ना कर लूं तो मैं कमेंट्स तो नहीं देता, लेकिन ये है कि सुनने में जरूर आ रहा है, लेकिन वो नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है जो हम जिस चीज को पोर्ट्रे करें। ठीक है, एक मुसलमान होने के हद तक हमारे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, हम लोग बहुत हद तक सोचते हैं, और वो अच्छी बात भी है। यानी हम जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि हम जो बिलीव करते हैं वो हम देखते हैं, हम जो देखते हैं वो हम बिलीव करते हैं वाली लॉजिक से ना हमें निकल आना चाहिए। तो हमें अपने बिलीव को स्ट्रांग बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चीज आपके यहाँ पे एंटर हो रही है और वो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर ले। लेकिन इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज जब मार्केट में नहीं आई तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कमेंट करना भी इस वक्त इट्स नॉट अ राइट टाइम टू मेक अ कमेंट ऑन दैट। लेकिन अगर तो आपको ये लग रहा है कि कोई भी चीज इसके अंदर है तो फिर आप अपनी हिफाजत कीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है कि घर में बंद रहें, अपने अपने काम करें, गोल्स पूरे करने के लिए ना क्रिएटिव हो, और उस क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को लेके चलें ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े। अब जिस तरह मैं अगर अपनी मिसाल लूं, मैं हफ्ते में 1-2 दफा बाहर निकलता हूँ, वो भी घर का सामान लेने के लिए। उसके अलावा मैं टोटली फोकस्ड हूँ अपने काम के ऊपर, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए या लोगों से बात करने के लिए। मैंने अपना एक छोटा सा पोर्शन टाइम का डेडिकेट किया हुआ है उन लोगों के लिए जो कोरोना पेशेंट्स आइसोलेशन में इस वक्त मौजूद हैं। यानी मैं उन्हें ये कहा हुआ है कि आपको कभी भी अगर जरूरत है मुझे कॉल करें, मैं कॉल नहीं उठाता, टेक्स्ट करें, मैं आपको कॉल कर लूंगा जब आप फ्री होंगे, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो ये है कि आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो हमारे सर्कल से बाहर जो चीज हो रही है ना हम उसके ऊपर हाथ मारें, क्योंकि जो चीज हमारे सर्कल में है उस चीज को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे सर्कल में नहीं है ना हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसके ऊपर कमेंट्स भी नहीं देने चाहिए। तो जब हम अपने सर्कल को स्ट्रांग बना लेंगे और हमारा सर्कल उस एक्सटेंट तक पहुंच जाएगा कि हम उस चीज को खुद केटर कर सकते हैं, तो फिर हम दुनिया के साथ भी इंशाल्लाह लड़ लेंगे। और कोई सवाल, और कोई सवाल हो, किसी का कोई फीडबैक हो या कोई बताना चाहे कि इस सेशन से हमारी क्या लर्निंग हुई है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और मेरे तक तो ठीक आ रही है, बाकियों को मुझे नहीं पता। अच्छा, बस वो एक मैसेज आया था कि नहीं आ रही। वो थोड़ी सी पहले आवाज डिस्टॉर्ट हुई थी, सिग्नल थोड़े वीक हुए थे आपके, अभी सही है। सही। ये अली मेहर का मुझे मैसेज आया है। अली आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिए कि आप अपना सारा कंसर्न बता के, ताकि अगर कोई चीज ज्यादा सीरियस है तो मैं जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के आपको रिस्पॉन्स दे दूं। चलें फिर, अगर किसी में कोई नहीं रहना तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो खुश रहें, बाकियों को खुश रखें, और ये है कि ज्यादा चीजों को सीरियस ना लें, अपने आप को प्लान करके चलें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं,
और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाते हैं, नहीं तो हमारे लिए जो है बहुत सारी चीजें जिंदगी में मुश्किल होती जाती हैं। इसी तरह जो है अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो ईमान लाए उनके लिए हदायत है। तो जो है हमारा बेसिकली ये रेफर कर रहा है बिलीव के ऊपर। तो अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को साउंड बनाएं, अपने आप को जो है पुट टुगेदर करें, यानी जो है चीजों के साथ अलाइन करें, अपने काम को अच्छा कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि आज का सेशन इतना ही है। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो हम सेशन यहाँ पे फिर क्लोज कर देते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलें फिर, कल until किसी next time का इंशाल्लाह।